आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक्स MP एक्स MLA शेख अब्दुल रहमान जी से। उनसे जानते हैं उनकी जर्नी किस तरह की रही यहाँ तक की। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी सर, अगर आपकी जर्नी की बात की जाए, जब आप MP थे या जब MLA थे, किस तरह की आपकी जर्नी रही थी तब की, और अब तक जिस तरह से आप भारत पाकिस्तान बांग्लादेश फोरम के भी प्रेसिडेंट हैं, इस पार्टी का गठन के पीछे क्या मकसद था? असल में मैं पब्लिक लाइफ में आया हूँ 1950 में। जब मैं उससे पहले मैं स्टूडेंट लाइफ में भी वहाँ भद्रवा हाई स्कूल में स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था जी। तो 50 से लेकर के यहाँ लोकल पार्टी बनी थी, प्रजा परिषद रीजनल पार्टी थी जी। जम्मू कश्मीर की ही। तो उसका ये था मेन मुद्दा कि इंडिया के साथ एक्सेशन होना चाहिए और हम थ्योरेटिक स्टेट पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। और ऐसी हालत में 50s में मैं अरेस्ट हुआ, सत्याग्रह किया 51 में 52 में, और तब से फिर मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा जी। तो 62 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, लेकिन उस वक्त मैं उसमें नाकाम रहा क्योंकि यहाँ पार्टी से लड़ रहे थे आप? प्रजा परिषद। जी। तो वो चूँकि जम्मू कश्मीर के अंदर अपना इलेक्शन कमीशन था, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यहाँ लागू नहीं था, तो यहाँ हेरा फेरी होती थी और वहाँ मैं जीत रहा था, लेकिन मेरे मद्दे मुकाबले दूसरे उम्मीदवार को, रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार को जिता दिया गया। हम कोर्ट्स वगैरह में फैसले लड़ते रहे। फिर हमने ही स्ट्रगल की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का इलेक्शन कमीशन जो है वो रूलिंग पार्टी की मदद करता है जी। तो फिर इलेक्शन कमीशन यहाँ लागू हुआ। उसकी सबसे पहले डिमांड हम लोगों ने की थी प्रजा परिषद की तरफ से। उसके बाद में फिर यहाँ से 72 में जनसंघ की टिकट पर MLA बना जम्मू सिटी से और 78 तक रहा। लेकिन जब आप MLA बने उस टाइम पे आपने क्या कुछ काम किए थे अपनी सिटी के? 73 के अंदर फिर मैंने वो पार्टी छोड़ दी और हम लोकदल में शामिल हो गए चौधरी चरण सिंह जी के साथ, जिन्होंने एक अल्टरनेटिव बनाया था। कांग्रेस का अल्टरनेटिव बनाना चाहिए स्वतंत्र पार्टी को, सोशलिस्ट पार्टी को, BKD को, भारतीय क्रांति दल को मिला करके। तो उसमें शामिल हुए और उस दौरान मैंने जम्मू के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे प्लान जो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट भी हुए, और जो मैंने तब दिए थे प्लान, जो गवर्नमेंट ने पैसा ना होने की वजह से उनको टाल दिया। लेकिन आज तक अगर वो किए होते तो आज जम्मू की हालत बदल गई होती। एक तो यहाँ शॉर्टेज ऑफ वाटर रहती है, इसके लिए मैंने गवर्नमेंट को तजवीज़ दी थी। उस वक्त कासिम साहब चीफ मिनिस्टर थे कि चिन्हाब से गौरव एक जगह है, कटरा से नीचे आती है रियासी तहसील में, अखनूर तहसील में, जहाँ से अखनूर और रियासी तहसीलें अलग अलग होती हैं। तो वहाँ से मैंने कहा था कि एक बड़ी पाइप ला करके वाया कोट बलवाल और या जम्मू शहर को दे दीजिए पानी, और जम्मू शहर में जो एग्जिस्टिंग वाटर है इसको सबको कन्वर्ट कीजिए, पार ले जाइए, ट्रांसफ़र कर दीजिए तवी के पार के एरिया के लिए। तो ये 20 साल 50 साल के लिए ये होगा और रास्ते में कंडी के लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो उस वक्त उसका 85 करोड़ रुपया बना था एस्टिमेट। पहले तो गवर्नमेंट ये बहाना करती थी कि सिंध वाटर ट्रीटी है, हम इसमें से नहीं ले सकते, चिनाब का ये पाकिस्तान एतराज़ करेगा। हमने कहा मैंने सिंध वाटर ट्रीटी पढ़ी है, उसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए कहीं पाबंदी नहीं है। हाँ, आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई डैम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पाबंदी है। सो वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने एक प्रपोजल ये दिया था कि जम्मू के यहाँ ये बहू फोर्ट के सामने ही और इस गुजरनगर के दरमियान यहाँ एक बैरेज बना करके और इसको लेक में तब्दील किया जाए, नगरोटा तक ये लेक बन जाती। और उसके मल्टीपर्पज़ फ़ायदे थे। एक तो उससे ड्रिंकिंग वाटर और बाकी चीज़ों के लिए पानी हमें दस्तयाब होता है। जो पानी ज़ाया होता है बरसात में या विंटर में, तो उसको हम प्रिजर्व कर रहे थे। ऐसी हालत में दूसरी बात उसका ये फ़ायदा था कि जम्मू की क्लाइमेट पर असर पड़ता। इतना बड़ा अगर वाटर का एक ज़ख़ीरा हमारे पास होता, डैम होता, तो यहाँ की क्लाइमेट पर असर पड़ता। उसमें फ़िशरीज़ होती, फ़िशरीज़ प्रोजेक्ट हम करते तो
जो इंपोर्ट करते हैं फिशरीज, तो हम तो जम्मू कश्मीर के लिए हम फिशरी प्रोजेक्ट बन सकता था। इसी तरह से एक यहाँ बोटिंग और ये गंडोला वगैरह लगा करके तो इसको टूरिस्ट सर्कल बना सकते थे। ये भी गवर्नमेंट ने बहाने करके अभी तक वो डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई? अब उसके लिए बराए नाम की है, अब थोड़ा पानी लाया है वहाँ से और थोड़ा इस डैम को यहाँ के बजाय वहाँ नीचे तवी पुल से नीचे शुरू किया है और वो अभी अधूरा पड़ा हुआ है। जी, तो मुझे बताइए, जब आप एमपी बने थे क्या कुछ चेंजेस आपने लाई थी? जब मैं एमपी बना था तो उस वक़्त 80s में जो चुनाव हुए थे तो उसमें मेन अपोजिशन लोकदल था और चौधरी चरण सिंह जी उसके लीडर थे। 42 एमपी थे उनके लोकसभा में और 14 एमपी थे राज्यसभा में, तो वहाँ ग्रुप लीडर मैं था जी। और ये जो सतपाल जी गवर्नर यहाँ रह कर गए हैं, अब गोवा चले गए हैं, ये मेरे सेक्रेटरी हुआ करते थे उन दिनों। ये एमएलए थे यूपी के। तो उन दिनों से मैंने वहाँ भी काफ़ी कोशिशें की कि भाई जम्मू कश्मीर के बारे में भी नेशनल लेवल पर भी। पहले तो मैंने यहाँ कहा कि मैं उस दौरान में कोई 1.5 दर्जन के करीब फॉरेन कंट्रीज़ के टूर मैंने किए डेलीगेशंस के साथ। जी जी। और वहाँ मैंने जो स्टडी किया था मैंने उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर डाला। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट नॉन कोऑपरेटिव थी और अपोजिशन की आवाज़ को हमेशा दबाने की कोशिश होती थी। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन सब का एक ही रवैया रहता है। तो उस वक्त मैंने इनको कहा था कि एक तो यहाँ सही डेमोक्रेसी लाने के लिए यहाँ रूल्स को चेंज किया जाए। इस वक्त ब्लैक मनी का बड़ा ज़ोर है इलेक्शन के अंदर। टिकट लेने के लिए ब्लैक मनी, इलेक्शन लड़ने के लिए ब्लैक मनी, फिर फिरका परस्ती, बरादरीवाद, और फिर ये है कि गुंडे होने चाहिए, छुरेबाज होने चाहिए, शराबें तो वराबें। आपके रहते आप क्या कर सकते? तो मैंने उन सब चीज़ों से इनकार कर दिया और मैंने कहा कि इनमें रिफॉर्म होनी चाहिए। इस वक्त भी मैं 11 मुल्कों की एक ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, तो उसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, फाउंडर मेंबर में से। उसमें 11 मुल्क हैं, उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका है, बर्मा है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है और मुल्क भी हैं उसमें हमारे नेबरिंग कंट्रीज़। कि यहाँ डेमोक्रेसी तो आई नहीं, ये डेमोक्रेसी के नाम पर एक झूठा फ्रॉड है। हम लोगों को धोखा दे करके पावर में आ जाते हैं और पावर में आकर के हम अपने घर भर लेते हैं। रियल डेमोक्रेसी जिस तरह वेस्ट में है, मैंने बरतानिया में देखी, मैंने जर्मनी में देखी, मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखी, मैंने कनाडा में देखी, मैंने फ्रांस में देखी, इटली में देखी, उस डेमोक्रेसी के साथ यहाँ का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ऐसी हालत में मैंने एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाने की कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा कि डेवलपमेंट के बारे में मैंने जो प्रोग्राम दिया कि पहले प्लानिंग जो है तो ये एयर कंडीशन कमरों में होती है प्लानिंग इस मुल्क की, रूरल एरिया का किसी को पता ही नहीं है। तो प्लानिंग में जब तक आम आदमी में से जिनको यहाँ की टोपोग्राफी का, यहाँ के क्लाइमेट का, यहाँ के जोग्राफिया का पूरा इल्म ना हो तो ये प्लानिंग जो है ये रियल प्लानिंग नहीं होती। और जो 50% होती भी है अगर सही, तो वो करप्शन की ज़्यादा हो जाती है। तो इस लिहाज से मैंने कहा कि एक तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और इस करप्शन को दूर करने के लिए लोक आयुक्त या ऐसे कमीशन बनने चाहिए कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होनी चाहिए, जिससे रिश्वत से किनारा कशी हो, रिश्वत से भी इस मुल्क को बचाया जाए और साथ में प्लानिंग प्रॉपर हो। तो यहाँ जी, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जो एक फोरम आपके द्वारा बनाई गई है जिसके प्रेसिडेंट आप हैं, इसका मेन मोटिव क्या है? इस फोरम जो इसका मतलब ये है कि ये एक ही देश था, इसके 3 हिस्से हो गए, लेकिन आज ये एक दूसरे के खिलाफ जो है फौजी तैयारी कर रहे हैं। सारा बजट फौज पर जा रहा है, पाकिस्तान का भी, हमारा भी खास तौर पर। इसी तरीके से जो हम न्यूक्लियर बना रहे हैं और ये तबाही के सामान इकट्ठे कर रहे हैं, बॉर्डरों पर लड़ाई हो रही है, मुल्क के अंदर खून खराबा हो रहा है। ऐसी हालत में हमने ये कहा था कि यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर कम से कम 3 मुल्कों की एक यूनियन बने और इनका आपस में आना जाना हो, इनके तल्लुकात आपस में खुशगवार हों, किसी को चीन के पास जाने की, अमेरिका के पास जाने की ज़रूरत ना रहे, आपस में हम एक दूसरे की मदद करें और इससे जो हमारा डिफेंस का खर्चा बचेगा हम गुर्बत पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर और दूसरी चीज़ों पर, हेल्थ पर और एजुकेशन पर खर्च करें। इसका गठन कब हुआ था? तो ये 84 में हुआ था जी। तो 84 में ये इसकी 2 मीटिंगें पाकिस्तान में हुई, एक रावलपिंडी में, एक लाहौर में।
2 मीटिंगें बांग्लादेश में हुई, एक ढाका में, एक चिट्टागांग में, 3 मीटिंगें इंडिया में हुई, एक आगरा में, एक दिल्ली में, एक बम्बई में। और ये फोरम आज भी काम कर रहा है। लेकिन इस वक्त की जो तनातनी है इसमें कोई इफ़ेक्टिवली ज़्यादा, जैसे कलकत्ता में मीटिंग थी पिछले महीने की 22 तारीख को, तो नवंबर की 22 तारीख को, लेकिन वहाँ पाकिस्तान वालों को वीज़ा नहीं मिला, सिर्फ 2 आदमी आ गए। बांग्लादेश से तो 30 आदमियों का डेलीगेशन आया, एमपीज़ भी थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स थे, जर्नलिस्ट थे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टकराव है, किसी तरीके से इसको अवॉइड करके इनकी दोस्ती हो और ये जंग व जदल ख़त्म हो, खून खराबा ख़त्म हो और हमारा सारा बजट डिफेंस पर खर्च होने के बजाय आवाम पर खर्च हो और यहाँ के लोगों की बेकारी, बेरोज़गारी और गुर्बत जो है इसका इलाज हो। तो इसका ये मेन मकसद है और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अभी कलकत्ता में जो मीटिंग हुई उसमें भी कुछ फ़ैसले लिए हैं। तो ऐसी हालत में एक जम्मू कश्मीर में भी यहाँ मैं फिर उसके बाद यूपी के बाद फिर मैं भद्रवाह से ही अपने होम टाउन से 96 में फिर एमएलए बना और फिर भी मैं अपोजिशन लीडर रहा अपने ग्रुप का। आपने उस कार्यकाल में क्या क्या काम किया? मैंने एक तो मैंने वहाँ के बारे में प्लानिंग चेंज करवा ली, क्योंकि जब प्लानिंग की पहली मीटिंग हुई, पहले तो शेख अब्दुल्ला साहब से बात हुई मेरी, तो वो थोड़े रूखे थे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे तो पहले, ये 78 की बात है, 76 की बात, जब वो दोबारा आ गए 75 में, उन्होंने कहा कि आप एमएलए तो जम्मू से हैं लेकिन आप हमेशा डोडा की बात करते हैं। मैंने कहा मैं वहाँ रहता हूँ और आप मुझे बताइए इस पर कहाँ पाबंदी कहाँ है कि अगर मैं लॉ बनाने के लिए राय दे सकता हूँ पूरी स्टेट के लिए और अगर मैं बजट पास करने के लिए राय दे सकता हूँ पूरी स्टेट के लिए, तो फिर डेवलपमेंट के लिए मैं पूरी स्टेट के लिए क्यों नहीं सजेस्ट कर सकता? ये आप मुझे कन्फाइंड क्यों करना चाहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक? बाद में उन्होंने रिकन्साइल किया और मैंने उनको कहा कि उन दिनों हिल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं थी लेह और लद्दाख में, अलबत्ता सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उससे काफ़ी सुधार हो गया था। आपको क्या लगता है पहले की डेवलपमेंट में और आपकी डेवलपमेंट में कितना डिफरेंस हुआ है? आजकल तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रही, स्टैंड स्टिल है सारा मामला। और पहले जो है तो वही जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर 1 रुपया खर्च होता है उसमें से 16 पैसे ही लोगों के काम पर खर्च होते हैं, बाकी तो करप्शन में जाता है। इसीलिए मैंने पहले प्लानिंग और करप्शन को निशाना बनाया था पार्लियामेंट में अंदर भी, और यहाँ जो है तो यहाँ जनरल पब्लिक के लिए मैं फाइट करता रहा। आपका क्या मानना है कि किस तरह से डेवलपमेंट हो सकती है? डेवलपमेंट के लिए पहले तो प्लानिंग का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। एयर कंडीशन प्लानिंग के बजाय एक्सपर्ट्स जो हैं डिफरेंट एरिया के, साउथ की प्लानिंग करनी हो तो साउथ के लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। अगर गुजरात महाराष्ट्र की प्लानिंग करनी है तो वहाँ के लोगों की राय ली जानी चाहिए, और अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की करनी है तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर की अपनी टोपोग्राफी है और इस लिहाज से इनकी अलग से प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन ये प्लानिंग जो है तो ये सिटी बेस्ड है और शहरों के अंदर इसका एक नुकसान ये हो रहा है कि गांव उजड़ रहे हैं। गांव से जितना पढ़ा लिखा आदमी है, कोई लॉ करता है वो शहर की तरफ आता है, कोई एमएलए बनता है वो शहर की तरफ आता है, कोई दौलत वाला आदमी है तो उसको वहाँ कोई बिज़नेस नहीं है, वो कहता है शहर में कोई एजेंसी ले लूँगा, कुछ करूँगा, वो भी शहर की तरफ आता है। कोई हट्टा कट्टा नौजवान है काम करने वाला तो उसको वहाँ रोज़गार नहीं मिलता तो वो कहता है पांडी बनूँगा, मेहनत करूँगा तो मैं भी शहर। तो शहर जो है वो हेल बनते जा रहे हैं और गांव जो है वो जड़ते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि विलेज बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक गांव तरक्की नहीं करेंगे तो शहर जो है हेल बनते जाएंगे। यहाँ आबादी बढ़ जाएगी, यहाँ पानी नहीं मिलेगा, साफ़ पानी नहीं मिलेगा, साफ़ हवा नहीं मिलेगी, यहाँ दूसरी सहूलियात नहीं मिलेंगी और गांव उजाड़ हो जाएंगे। देखा जाता है जितने भी चीज़ें हैं जी, देखा जाता है जितनी भी रूलिंग पार्टी है वो कोई भी काम करती, लोग जो है नाखुश नजर आते हैं। क्या लगता है क्या कारण रहता है? पार्टी में कुछ कमियां खमियां रह जाती हैं? यकीनन पार्टी जो है वो जिस वक्त आती है, पहली चीज़ तो ये है कि कई रूल जो हैं अंग्रेज़ों के वक्त के अब भी हिंदुस्तान में चलते हैं, यहाँ भी महाराजा के वक्त में चलते थे। तो वो जो थे वो तो एक कॉलोनी को कैसे डील करना है वो तरीक़ाकार था। जब मैं मसूरी में गया जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है तो वहाँ एक फंक्शन था, तो वहाँ मुझे बोलने के लिए कहा, मैंने कहा मुझे बैकग्राउंड का पता नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में क्या है
पहले तो ICS की ट्रेनिंग होती थी, वो बरतानिया में होती थी, लंदन में होती थी, और उस वक्त ये उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे इस कॉलोनी को काबू रखना है। अब डेमोक्रेसी है, आवाम की हुकूमत है, और डेमोक्रेसी में आप अपने आप को गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं लिख सकते, आप पब्लिक सर्वेंट लिखते हैं, आप पब्लिक के नौकर हैं। पब्लिक लेकिन पार्टी कोई भी रहती है, आवाम जो है वो नाखुश होती है। अवाम को कुदरती बात है कि एक तो यहाँ रूल कुछ ऐसे हैं इस वक्त भी कि जो कॉलोनी वक्त के रूल हैं, इससे डेमोक्रेसी में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और नंबर 2 ये है कि पॉलिटिशियन जो हैं, एक थी फ्रीडम स्ट्रगल के लाइन लीडरशिप की, वो तो चली गई। दूसरी बार जब लीडरशिप आई तो इसमें लगातार स्टैंडर्ड गिरता गया और ये करप्शन के तरफ चले गए, स्कैंडल्स की तरफ चले गए, और ये लोगों को सिर्फ एक वोट डालने की मशीन समझते हैं, ये उनकी सेवा करना अपना फ़र्ज़ नहीं समझते। इसीलिए मैंने समझा अपने आप को मैं मिसफिट हूँ। मैंने 2002 में अनाउंस किया कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेता हूँ। न मैंने पैसा कमाया है, न मैं इसको खर्च करना चाहता हूँ, न मैं फ़िरका परस्ती और बरादरीवाद चाहता हूँ, न ब्लैक मनी मेरे पास है, न मैं गुंडों की सपोर्ट से बनना चाहता हूँ। और आज जो सिलसिला है तो अब मैं इससे अलहदा होता हूँ, तो मैं इन बाकी फोरमों में काम कर रहा हूँ। जी, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी के लिए? नौजवानों को मैं समझता हूँ कि एक इनकलाब की तरफ उनको आगे कदम बढ़ाना चाहिए, और यहाँ रियल डेमोक्रेसी को लाने के लिए पहले तो एजुकेट करना चाहिए जनता को कि डेमोक्रेसी होती क्या है, उनका हक क्या है और उनकी ड्यूटी क्या है। और जब तक ये नहीं, ये एक बार सुभाष चंद्र बोस जी को पूछा गया था 47 तकसीम से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, कि आप डेमोक्रेसी होगी या क्या सिस्टम होगा अगर आज़ादी मिलेगी, तो उन्होंने कहा था कि पहले 10 साल के लिए कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होनी चाहिए। एजुकेट किया जाए लोगों को कि उनका हक क्या है, उनको उनके राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। और अगर वो ना करके यहाँ के लीडरों ने ये सोचा कि ऐसे हैं लोगों को हाँकने के लिए डेमोक्रेसी को आगे रख करके, और मैंने जिन मुल्कों का टूर किया है, मैंने कहा ना आपको, मैं 1.5 दर्जन मुल्कों का बाहर का टूर किया है मैंने वहाँ देखी है, डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं है यहाँ, ये नाम मात्र डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में अवाम का सिवाय वोट डालने के कोई काम नहीं है, और वोट डालने के बाद चंद लोग को एक क्लास ऐसी क्रीमी क्लास जिसको कहना चाहिए, वो एक्सप्लॉइट करते हैं और सारे रिसोर्सेज उनके डिस्पोजल। तो कहीं ना कहीं जितने भी आवाम है उन्हें अपना हक समझना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। हक भी समझना चाहिए, ड्यूटी भी समझनी चाहिए, और उनके अंदर अवेकनिंग पैदा करनी चाहिए कि डेमोक्रेसी के बुनियादी असूल क्या हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए और सभी युवाओं को मैसेज देने के लिए। तो आज हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे शेख अब्दुल रहमान जी। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।